हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की इस सीरीज में जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी से रहने वाला है। जनरल सेक्शन की जो हिंदी है उसे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और इसी सीरीज में आज की जो नई क्लास रहने वाली है वो विराम चिन्ह की रहेगी। अगर आप एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप एनालाइज करते हो तो आपसे विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अब की बार भी आपको पूछने की संभावना है, इसलिए इस चैप्टर को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और यकीन मानिए काफ़ी ईजी होता है, बस आपको एक बार इसे समझने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे परिभाषा, आखिर होते क्या है विराम चिन्ह, एंड देन उसके बाद इसके बहुत सारे ये टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज जो डाटा है वो ये कहता है कि जो बिना सब्सक्राइब वाले हैं वो काफ़ी वीडियोस को देखते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी किया करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा को। देखो, विराम चिन्ह का मतलब, विराम का अगर मैं मतलब आपको बताऊँ, विराम मतलब रुकना, ठहरना। ठीक है, ठहरना या फिर रुकना इसका मतलब होता है। अब इसको जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, अगर हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा रुकते हुए बोलते हैं, ताकि जो वाक्य है, जो हम चीज़ बोलना चाह रहे हैं, वो उसी अर्थ के अनुसार आपको मिले वो चीज़ें जो उसका एक्चुअल में मतलब है। ठीक है, तो इसी को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य को लिखते या बोलते समय थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अर्थपूर्ण हो जाती है, स्पष्ट होती है और उसमें भाव आ जाते हैं। आप जो कहना चाह रहे हो वही आप डिलीवर करते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखती हूँ, रोको मत, जाने दो। एक सेंटेंस में आपको लिखती हूँ रोको, कॉमा, मत जाने दो, और एक मैं आपकी ये जो कोमा लगाती हूँ वो मत के बाद लगाती हूँ, रोको मत, जाने दो। अब आप इसको एक बारी पढ़ के देखो, क्या पता आपको चल रहा है। रोको मत, जाने दो, इसका कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ये कहना क्या चाहता है। जबकि जब आप दूसरा सेंटेंस देखते हो तो दूसरे सेंटेंस में आप कैसे पढ़ोगे, रोको मत, जाने दो, यानी कि इस कोमा का अपना एक मतलब है कि आप यहाँ पर थोड़ा रुके, और जब आप रुके तो आपको यहाँ पर इसका मतलब अच्छे से क्या आ रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि रोको मत, जाने दो। ठीक है, यानी कि जाने मत दो उसको रोक लो। जो थर्ड सेंटेंस है वो कहता है रोको मत, देन आपने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, रोको मत, जाने दो, यानी कि उसको रोको मत, आप उसको चले जाने दो। तो इसका मतलब ये है, ये जो कोमा है वो यहाँ पर किसका काम कर रही है, विराम चिन्हों का काम कर रही है। ठीक है, ये एक विराम चिन्ह ही है, कोमा विराम चिन्ह ही है ये। ठीक है, तो इन विराम चिन्हों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ताकि जो सेंटेंस है, जो वाक्य हम जो कहना चाह रहे हैं, हम जो लिखना चाह रहे हैं, उसके अंदर भाव आ जाए, वो पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए, उसके अंदर अर्थ आ जाए। तो इसलिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं, हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई गेस आपको अब विराम चिन्ह होते क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। अब प्रकार पे चलते हैं, बिकॉज आपसे क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण विराम सबसे पहला जो हम बात करते हैं। अब इंग्लिश में भी आपके ये सारे होते हैं, तो इंग्लिश में जो पूर्ण विराम है उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, और हिंदी में ये एक ऐसे वन से दर्शाया जाता है। कोई भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के कंप्लीट होने पर, वाक्य के पूरा होने पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ यहाँ पर, बाकी आप भावनाओं को समझे, है ना, मेरी आदत है। वाक्य के पूरा होने पर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, किसका, पूर्ण विराम का। यानी कि जो वाक्य है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर मैं लिखूं राम खेल रहा है, खेल रहा है, ये वाक्य कंप्लीट है, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, वह खाना खा रही है, खाना खा रही है, ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड आपके सेंटेंस बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो डंडा लगाते हैं, ये क्या है, ये आपका पूर्ण विराम है, यानी कि आपका जो वाक्य है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, जो पूर्ण विराम है इसका इस्तेमाल आप कब नहीं करते हो, अगर आपका विस्मयादिबोधक
कोई सेंटेंस है या फिर प्रश्नवाचक है, बिकॉज प्रश्नवाचक में हम एंड में क्या लगाते हैं, हम प्रश्नवाचक लगाते हैं, विस्मयादिबोधक में आपके एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हो। तो इन दोनों को छोड़ करके आप सभी सेंटेंसेस में किसका इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख लेना। इसके अलावा कोई भी दोहा है, कोई भी शायरी है, ठीक है, छंद होते हैं हिंदी में, तो इनके अंदर भी आप किसका इस्तेमाल करते हो, पूर्ण विराम का। आपने अगर कोई छंद या दोहा शायरी अगर पढ़ी हो तो उसमें 2 लाइन होती है, तो जो पहली लाइन होती है उसमें 1 पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरी लाइन होती है उसके अंदर कितने का इस्तेमाल किया जाता है, 2 पूर्ण विराम का, यानी कि ऐसे 2 डंडे आप लगाते हो। ठीक है, जैसे एक है जो मुझे याद आ रहा है कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना, आगे मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद एंड में ये है कि मोती मानस चून। तो जो बिन पानी सब सून है वहां पर आप 1 लगाते हो, और जो दूसरी लाइन है जिसका मुझे लास्ट का याद आ रहा है कि मोती मानस चून, उसमें आप 2 लगाते हो। ठीक है, तो मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप उसको समझो कि जब वाक्य कंप्लीट होता है तो भी हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, बस इन 2 सेंटेंसेस को छोड़ करके, और कोई भी दोहा शायरी छंद है जो कुछ भी है उसके अंदर भी हम लोग पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। एक समझ में आया आपको, पूर्ण विराम समझ में आया। ठीक है, आप कंप्लीट रूप में रुकते हो यहाँ पर कि अब आपका सेंटेंस जो है पूरा हो गया है, फिर आप गैप देते हैं उसके बीच में। ठीक है, बढ़िया वाला जब आप गैप देते हैं ताकि आप चीजों को समझा पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है अर्धविराम। अर्धविराम, भाई अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, और विराम मतलब रुकना। जब आप पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकते हो, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर के लिए रुकते हैं, कम देर के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका अर्धविराम कहलाता है। और अर्धविराम का जो चिन्ह है वो क्या है, एक बिंदी और ऐसे कोमा इसको बोलते हैं। ठीक है, सेमीकोलन इसको बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, सेमीकोलन इंग्लिश में बोलते हैं, और ये है अर्धविराम। एक चीज और ध्यान में रखना, 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन करते हैं, 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम अर्धविराम करता है। ठीक है, अर्धविराम करता है, मतलब जिनको और से ना जोड़ा जा सकता हो, और से ना जोड़ा जाए तो किन से जोड़ते हैं हम, अर्धविराम से जोड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर उदाहरण आपके सामने रखूं, मैंने जिसे दोस्त समझा, मैंने जिसे दोस्त समझा, उसके बाद आपका आता है अर्धविराम, वह आस्तीन का सांप निकला, आस्तीन का सांप निकला। भाई ये एक मुहावरा है। ठीक है, मैंने जिसे दोस्त समझा वह आस्तीन का सांप निकला, ये एक उपवाक्य है और ये एक उपवाक्य है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन, अर्धविराम। यानी कि आप जब पूर्ण विराम में रुकते हो तो आप कंप्लीट रुकते हो, बट उससे कम समय के लिए रुकते हो, कब, अर्धविराम में, और 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना यहां पर। इतना समझ में आया। अब एक उदाहरण और हो सकता है कि उसने अपने बालक को बचाने के लिए प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ, तो किंतु से पहले आपका क्या आ जाएगा, किंतु से पहले अर्धविराम आ जाएगा। ठीक है, तो आप अर्धविराम को समझे कि आप पूर्ण विराम की अपेक्षा, आपसे कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि बताओ किस में आप पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देरी के लिए रुकते हो, तो आपको क्या बताना है, अर्धविराम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अल्प विराम। नेक्स्ट क्या है, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम किसको आप किससे डिनोट करते हो, कोमा से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोमा भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका सिंबल क्या है, ऐसे कोमा। भाई कोमा हम लगाते हैं ना, कोमा तो आप सभी को पता ही होगा, इंग्लिश में हम लोग लगाते हैं। जब आप एक जैसे शब्द लिखते हो तो उनके बीच में आप किसको लगाने का काम करते हो, कोमा लगाने का काम करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, जब कोई मतलब एक जैसे शब्द आप लिखते हो, जैसे मैं लिखूं राम, सीता, हनुमान, और ठीक है, अब ये ध्यान में रखना कि इन सेंटेंस में हमेशा जो लास्ट वाला नेम आता है ना, मतलब जैसे कोमा लग रही है तो लास्ट वाले हमेशा और लिखते हैं, तो ये तो हम सबको पता है, बेसिक सी चीजें होती है। ठीक है, राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण लगा लो। भगवान को हम भगवान के रूप में पूजते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, देखो एक जैसी चीजें, यानी कि राम, सीता, मैंने यहां पर लगाई कोमा।
तो कोमा हम कब यूज करते हैं, जब आप एक जैसी चीजें, एक प्रकार के शब्द लिखते हैं तो भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। दूसरा है हाँ या फिर ना से, हाँ या नहीं से अगर कोई सेंटेंस, कोई वाक्य अगर शुरुआत कर रहा है, कोई वाक्य की शुरुआत अगर हाँ या नहीं से हो रही है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इस्तेमाल करते हैं अल्प विराम का। ठीक है, जैसे मैं लिखूं हाँ तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो। ठीक है, यहां पर मैं क्या लगाऊंगी, कोमा लगाऊंगी। नहीं वह मंदिर नहीं गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो सेंटेंस आपके हाँ और नहीं से इस्तेमाल होते हैं उसमें क्या आता है आपका, उसमें आपका अल्प विराम यानी कि कोमा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम उपाधियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उपाधियों के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लिख दूं MA, M और A। ठीक है, फिर कोमा में लगाती हूं, MSc में लिख दूं MSc। ठीक है, BSc लिख दूं BSc। ठीक है, ऐसे हम लोग उपाधियों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, बताओ उपाधियों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे किसका, अल्प विराम का। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। और एक चीज और जो मैंने आपको नहीं बताई है कि अल्प विराम में हम कितना रुकते हैं, अल्प विराम में हम लोग रुकते हैं, देखो ये जो है ना अर्ध विराम, सबसे कम समय के लिए हम रुकते हैं अल्प विराम में। मैं इसको ऐसे बता देती हूँ, कंपैरिजन करके आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, बिकॉज आपसे ऐसे ना रुकने के उसमें भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो आप हर प्रकार के प्रश्न को बना पाए, इसलिए चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है। देखो मैंने यहां पर लिखा पूर्ण विराम, यहां पर मैंने लिखा अर्ध विराम और यहां पर मैंने लिखा अल्प विराम। ठीक है, जब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से जब आप रुकते हैं, पूर्ण रूप से रुकते हैं, भाई सेंटेंस खत्म हो गया ना, पूर्ण रूप से रुकते हैं तो पूर्ण विराम हो गया। अल्प विराम मतलब जहां आप कम समय के लिए रुकते हैं, कम समय के लिए, अल्प समय के लिए जब आप रुकते हो। ठीक है, जब आपका अल्प समय के लिए रुकते तो अल्प विराम। और अर्धविराम क्या होता है, जब आप पूर्ण विराम से तो कम समय के लिए, पूर्ण विराम से कम समय के लिए और अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुकते हैं। इनको ऐसे भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनको ऐसे भी ध्यान में रखना, जब आप पूर्ण रूप से रुकते हैं तो पूर्ण विराम कहलाता है। अल्प विराम मतलब जब आप बहुत कम समय के लिए रुकते हो, जिसका आपका कोमा इसका साइन होता है, अर्धविराम का एक बिंदु और कोमा होता है और इसका ऐसे होता है। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल कम समय के लिए रुकते हैं तो वो अल्प विराम होता है, और जब आप पूर्ण विराम से तो कम लेकिन अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुकते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो अर्धविराम कहलाता है। ठीक है, ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है उपविराम। उपविराम को देखो, अब क्वेश्चन पता है कहीं से भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ उपविराम। उपविराम का जो आपका सिंबल है वो कौन सा है, उपविराम का सिंबल होता है ऐसे दो बिंदी। ठीक है, और इसको कोलन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोला जाता है, कोलन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे इसका दो बिंदी करके है और फिर उसको क्या बोला जाता है, कोलन बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए, अब इसका एक नाम और है, इसको क्या बोला जाता है, अपूर्ण विराम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताओ अपूर्ण विराम किसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप कैसे याद कर सकते हो, जब किसी शब्द को अलग से दर्शाना हो, अलग से दर्शाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम उपविराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लिखूं विज्ञान और फिर मैं ऐसे दो बिंदी लगाती हूं यानी कि उपविराम लगाती हूं, वरदान या अभिशाप। भैया आपने ऐसे बहुत लिखा देखा होगा, है ना। तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मैं इस शब्द को अलग से दर्शा रही हूं। ठीक है, मतलब विज्ञान क्या, विज्ञान वरदान है या फिर हमारे लिए अभिशाप है, तो ये क्या है आपका, ये उपविराम का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो 5 है, 5 और 6 आपका बहुत ही इजी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती है। ये आपका इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी साइन जो है, एक्सक्लेमेटरी साइन आप इसको बोलते हो, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क बोलते हो। तो आपको जिस भी, मैं यहाँ पर विस्मयादि की बात करती हूँ, विस्मयादि के अंदर आपको कहीं पर भी अगर घृणा मिल जाए, क्रोध मिल जाए, आश्चर्य मिल जाए, खुशी मिल जाए, तो वो
क्या कहलाता है, वो आपका विस्मयादि। और इसका सिंपल सी चीज है, जहां पर भी आपको ऐसा ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाए वो आपका विस्मयादि होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आपको एंड में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे इजी होते हैं। आपको एक्सक्लेमेटरी साइन आपको किसी भी सेंटेंस में दिया रहता है तो आप फटाफट से बोल देंगे विस्मयादि है। ठीक है, जैसे वाह कितना सुंदर, कितना सुंदर फूल है। ठीक है, तो आप कुछ भी इसका एग्जांपल ले सकते हो। प्रश्नवाचक में तुम कहाँ जा रही हो, तो उसमें एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो वो क्वेश्चन जब भी आपको किसी में दिखाई दे वो तो प्रश्नवाचक होती है, इसलिए हम इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। 6 नंबर है, 7 नंबर जो कि है कोष्टक। कोष्टक को इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, और ब्रैकेट तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। और ये आपका ये से, अब कोष्टक आपके कोई से भी हो सकते हैं, ये छोटे वाला, ये थोड़े बड़े वाला, और ये हाईएस्ट बड़े वाला होता है। ठीक है, तो आपका कोष्टक कोई सा भी हो सकता है। तो इसको आप लोग कैसे करोगे, कोष्टक का मतलब होता है जब वाक्य में आए किसी भी एक शब्द का आपको अलग से उसका मतलब अगर समझाना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखूं लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला है। अब मैं यहां पर ब्रैकेट लगा के कोकिला को एक्सप्लेन करने की अगर कोशिश करूं, ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, मतलब मीठा गाने वाली, मीठा गाने वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करके किसको एक्सप्लेन किया है, कोकिला को। जब आप वाक्य में आए किसी भी शब्द का, किसी भी पद का, जब आप उसको और भी खोल के दिखाना चाहते हो तो वो आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे मैं कहूं वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है। कौन सा लड़का, अगर मैं और भी इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो मैं लिख दूंगी नीली शर्ट वाला, नीली शर्ट वाला। ठीक है, तो जब आप चीजों को और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से जब खोल के दिखाना चाहते हो तो वो आप किसका इस्तेमाल करते हो, तब आप कोष्टक का इस्तेमाल करते हो, यानी कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते नेक्स्ट है जो कि आपका योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह। योजक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, और इसका जो सिंबल है वो ऐसा है। ठीक है, क्या बोलते हैं, योजक बोलते हैं, यानी कि हाइफन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको यहां से। तो इसको आप कैसे करेंगे, दो शब्दों के बीच में परस्पर संबंध बताने के लिए, परस्पर संबंध बताने के लिए लिखते रहना भाई। जो अपना नोट्स अगर बना रहे हो ना तो आप साथ के साथ लिखते रहना। अगर आप मेरे से नोट्स अगर आपने लिए या फिर लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया आपके लिए नोट्स मैंने बनाए हैं, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करके दिया है, साथ ही आपको जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो भी दिए गए। ठीक है, तो दो शब्दों के बीच में परस्पर संबंध बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हाइफन का यानी कि योजक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, जीवन में सुख दुख चलता रहता है। ठीक है, तो यहां पर किसका, ये देखो सुख दुख, यहां पर मैंने डैश लगाया बीच में, मतलब मैंने हाइफन लगाया, तो दो शब्दों के बीच में क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं कि दिन रात मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, सफलता मिलती है। ठीक है, तो यहां पर आपका दिन रात हो गया। ठीक है, लाभ हानि अगर आपको दिखाई दे तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, योजक के, हाइफन के, यानी कि आप दो शब्दों के बीच में क्या बता रहे हो, संबंध बता रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 9th नंबर का, वो है अवतरण और उद्धरण चिन्ह, आपको ध्यान में होनी चाहिए, अवतरण और उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब ये जो होते हैं आपके, आपने इंग्लिश में सुना होगा इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, ये वही है, तो इसमें आप क्या करते हो, ऐसे इन्वर्टेड कोमास में, ठीक है, ऐसे करते हो। तो यहां पर जब मैं उद्धरण चिन्ह को एक्सप्लेन करूं तो एक ध्यान में रखना, एक आपका होता है इकहरा, इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, और एक होता है आपका, मतलब दो जिसमें होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इकहरा और एक होता है आपका जिसके अंदर दो होते हैं। ठीक है,
तो द्विउद्धरण चिन्ह या फिर क्या बोलते हैं वो देख लेना, या फिर उसको उद्धरण चिन्ह ही बोलते हैं। तो इकहरा मतलब जब आपको एक ऐसे कोमा दी जाए तो वो इकहरा होते हैं। इसके अंदर जैसे मान लो अगर आप किसी भी कवि का नाम लिख रहे हैं, किसी भी कविता का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी पत्रिका का अगर नाम लिख रहे हैं, किसी पाठ का अगर नाम लिख रहे हैं, तो वो आप किससे लिखते हो, तब आप इकहरा चिन्ह का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, इकहरा चिन्ह का। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ठीक है, तो यहां पर रामायण को मैं क्या करूंगी, ऐसे लगा दूंगी, एक सिंगल जो मैं लगाऊंगी यहां पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, रामायण लिखी। और डबल का मतलब होता है, जो डबल इन्वर्टेड कोमाज होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, किसी व्यक्ति के कहे गए कथन को ज्यों का तो लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब एज इट इज लिखते हैं, जैसा उसने कहा है वैसे का वैसा लिखते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है भाई, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, तो उन्होंने जो कहा है वो हम एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल कोई चेंज नहीं लिखेंगे। कहा है, क्या कहा है कि तुम मुझे, और डबल यहां पर इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, तुम मुझे खून दो, कोमा मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा है भाई उन्होंने। ठीक है, तो जिसकी जब हम एज इट इज लिखते हैं किसी के कहे गए कथन को, तो हम डबल इन्वर्टेड कोमास का यूज करते हैं, और जब हम किसी भी कवि का या कविता का, पाठ का, पत्रिका के बारे में कुछ भी लिखते हैं तो हम किसका, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करते हैं। इतना समझ में आया यहां से। अब चलते हैं लाघव चिन्ह क्या होते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव का मतलब क्या होता है, लघु। जब आप किसी भी शब्द को लघु रूप में लिखते हैं तो वो क्या होता है, तब हम उसमें लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह, किसी शब्द को लघु यानी कि छोटे रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना, ठीक है, वो आप लिखते रहना। जैसे मैं लिखूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आपने कैसा लिखा हुआ मिलता है, उत्तर प्रदेश आपको ऐसे ऊ लिख के फिर ऐसे शून्य लगा करके और प्र लिख के और ऐसे शून्य, तो ये जो शून्य है ना, ये किसका साइन है, ये लाघव चिन्ह का है। ठीक है, जिसको हम संकेत सूचक शब्द भी बोलते हैं और संक्षेप सूचक शब्द, यानी कि आप छोटे रूप में लिख रहे हो, संक्षिप्त रूप में लिख रहे हो। ठीक है, तो इसके काफी नाम है, लाघव चिन्ह भी बोलते हैं, संकेत सूचक भी और संक्षेप सूचक भी, और इसको आप 0 से डिनोट करते हो। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। जैसे मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश, मैं लिखूं यहां पर मध्य प्रदेश, तो मैं यहां पर भी क्या लिखूंगी, मैं 0 और प्रदेश का प्र लगा दूंगी। डॉक्टर को आप कैसे लिखा हुआ देखते हैं, डॉक्टर को आप डा लिख करके ऐसे 0 लगा देते हैं हम। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ देखते हैं। तो जब आप किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखते हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना ही इजी है ये, बस आपने थोड़ा सा पढ़ना और क्वेश्चन जो मैंने आपको नोट्स में दिए उनको बना लेना, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और जब आपका एग्जाम पास आएगा, जैसे हमारा कंटेंट खत्म होगा, तो हम लोग प्रीवियस ईयर भी चलाएंगे, उसमें भी आपकी सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जो आपका है आदेश और विवरण चिन्ह, आदेश और इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग, साइन ऑफ फॉलोइंग, और इसका सिंबल होता है ये। भाई आप जब किसी भी चीज की परिभाषा देते हो, जब आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, विवरण का। जैसे मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख के और फिर इसका क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो जब आप किसी भी फैक्ट को, किसी भी चीज को बढ़िया तरीके से जब आप समझाते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, विवरण चिन्ह का। जैसे मैं लिख दूं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद, और फिर मैं यहाँ पर उसके भेद एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो वो क्या है, इसका विवरण चिन्ह के अंतर्गत आता है, जब हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद है आपका जो 12 नंबर का है, दैट इज रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, अंडरलाइन, और ये हम कैसे करते हैं, ऐसे
जब आप किसी भी सेंटेंस में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज दी गई है उसको जब आप अंडरलाइन करते हुए दर्शाते हो कि भाई ये चीजें क्या है, ये चीजें आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, अंडरलाइन करते हो। जब हम अपने पेपर को लिखते थे, चाहे बोर्ड्स में लिखते थे, कभी भी लिखते थे, तो हम क्या करते थे भाई, जो मेन चीज है उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलते थे कि आप उस चीज को हम फोकस्ड करवाना चाहते हैं कि आप इस चीज को देखो, ठीक है, तो वो क्या है आपका अंडरलाइन है। जैसे मैं लिखूं गोदान प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है, तो मैं गोदान को क्या कर देती हूं, अंडरलाइन कर देती हूं, ठीक है। जब आप वाक्य में आए किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को, किसी अच्छे पद को जब आप दर्शाना चाहते हो तो आप नीचे क्या कर देते हो, अंडरलाइन कर देते हो, ठीक है, तो वो आपका रेखांकन चिन्ह कहलाता है, जिसको आप साइन ऑफ फॉलोइंग बोलते हो। इतना समझ में आया यहां से। नेक्स्ट है लोप या फिर अपूर्णता सूचक चिन्ह, अपूर्णता सूचक या फिर इसको लोप सूचक भी बोलते हैं, ठीक है, चिन्ह। इसको आप कैसे डिनोट करते हो, ऐसे, ऐसे डिनोट करते हो। इसका मतलब यह है जब आप वाक्य में कुछ लिखना चाहते हो तो आप बीच में कुछ पार्ट जो है उसको गैप करके, उसको स्किप करके लिखना चाहते हो। जैसे आपने कई बार किया है, मैं अगर लिखना चाहूं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, और आगे की सारी चीजें मैं गैप करना चाहती हूँ, मैं स्किप करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे ऐसे करके, और फिर क्या लिख दूंगी, और उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु हो गई। तो बीच में जो कुछ चीजें था वो मैंने क्या कर दी, स्किप कर दी। तो आप जब वाक्य में आए हुए कुछ पार्ट्स को जब आप स्किप करना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप अपूर्णता सूचक यानी कि लोप चिन्ह का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आपने कई बार हिंदी में भी ऐसे लिखा देखा होगा कि भाई ये पैराग्राफ है, ये लाइन्स है, तो उसमें वो डैश 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 करके डालता है, तो वो क्या होता है, वो अपूर्णता सूचक यानी कि लोप। जब आप कोई भी पार्ट्स को हटाना चाहते हो, ठीक है, हटा करके लिखना चाहते हो, मतलब ये है लेकिन हमने इसे लिखा नहीं है, जस्ट इसको इस चिन्ह के थ्रू बता दिया कि बीच में चीजें हैं बट हमने स्किप कर दी है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपूर्णता सूचक में आता है। नेक्स्ट है आपका त्रुटिपूरक चिन्ह, इसको बोलते हैं त्रुटिपूरक। हंसपद, कागपद चिन्ह, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो त्रुटिपूरक चिन्ह, त्रुटि का मतलब क्या होता है भाई, त्रुटि का मतलब होता है जब आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखती हूं स्वराज मेरा, स्वराज मेरा अधिकार है, मैंने जल्दी जल्दी में ये लिख दिया। लिखना मुझे कैसा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो यहां पर मैंने लिखना मैं भूल गई हूं क्योंकि मेरे से त्रुटि हो गई है। तो इस त्रुटि को सुधारने के लिए मैं जिस चिन्ह का इस्तेमाल करती हूं, मैं एक एरो डालती हूं, ऐसे अगर नीचे लिखूंगी तो नीचे एक एरो डाल दूंगी, ऊपर लिखूंगी तो ऊपर एरो डाल दूंगी, और यहां पर क्या लिखूंगी, जन्म सिद्ध, यानी कि जो मैं लिखना भूल गई हूं वो अब मैं कब लिखूंगी, यहां लिख दूंगी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वाक्य में जब आप कोई भी शब्द को लिखना भूल जाते हो तो आप इस चिन्ह के थ्रू बताते हो कि भाई मैं यहां पर ये चीज लिखना भूल गई हूं या फिर भूल गया हूं, ठीक है। तो इस चिन्ह को आप हंसपद भी बोलते हो, काकपद भी बोलते हो, ठीक है, काफी नाम है इसके। ये नाम सारे आप ध्यान में रख लेना, पता नहीं आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में किस नाम से दे दे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आपसे त्रुटि हो गई है तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए आप किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आप ऊपर ऐसा एरो बना करके चोंच वाले शब्द जो चिन्ह है उसका इस्तेमाल करते हो। देन आपका लास्ट आ जाता है पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, और इसका जो आपका सिंबल है वो रिपीटेड वाला होता है। ये जैसे आपने देखा होगा जब हमें कोई चीज रिपीटेशन में लिखनी होती है तो हम लोग ऐसे दो ऐसे मार्क करके हुए चलते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं कि सीता अच्छा खाना बनाती है, और फिर मुझे फिर से लिखना है कि सीता के 2 बच्चे हैं, तो मैं यहां पर सीता ना लिखते हुए ऐसे कर देती हूं, सीता के 2 बच्चे हैं। तो इस जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब क्या है कि आपने जो ऊपर लिखा है ना उसका मतलब क्या है, नीचे भी वही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे बहुत बार करते हैं ऐसे, ठीक है, आपने करा होगा, सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग करते हैं, मैथमेटिक्स में भी करते हैं, कुछ हमने चीज लिखनी हो, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि जैसे मान लो मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि ट्राइंगल का एरिया, फिर मैं अगर बाद में लिखती हूँ कि ट्राइंगल का पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, तो वो मैंने ऐसे डॉट डॉट का ऐसे जो 2 डैश मैंने बनाया उसका मतलब क्या है कि मतलब आप किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हो कि ऊपर जो आपका है वो सेम नीचे आएगा।
तो ये आपका पुनरुक्ति सूचक शब्द, यानी कि दोबारा से वही चीजें आएगी। ठीक है, नाम से आप समझ सकते हो। तो ये हमने 15 टाइप्स पढ़े हैं विराम चिन्ह के। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। इनके क्वेश्चंस आप बनाना प्रीवियस ईयर हम अपने चैनल पर बनाएंगे। जो सीरीज है वो आपकी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आपका ये कंटेंट पार्ट खत्म होगा उसके जस्ट बाद आपकी सीरीज जो है प्रीवियस ईयर के स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी ये सारी चीजें बन जाएंगे। तब तक आप इनको कंटेंट वाइज बढ़िया तरीके से तैयार करिए, रिवाइज करिए, ताकि आपको जब हम प्रैक्टिस सीरीज लाएं तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करिए, शेयर करा करो भाई, सभी के साथ प्लीज शेयर किया करो, सभी ग्रुप्स में शेयर किया करो। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि बिना बोले आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। अभी भी आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और चैनल को देख रहे हैं। तो आपको वाकई में अगर लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है, और ये फ्री कंटेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा फ्री कंटेंट। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, प्लीज जाकर के चेक किया करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।